और बता दें कि अब राजनीति की बात करें उससे पहले आपको ये समझा दें कि बीजेपी के मिशन संकल्प की आज से शुरुआत हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हरियाणा बीजेपी ने मिशन 2019 के लिए कमर कस ली है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम से संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की संकल्प यात्रा में 5 रथ शामिल हैं जिन्हें सीएम ने हरी झंडी दिखाई। ये 5 रथ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे और हर रथ को 2 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राज में देश का विकास तो नहीं हुआ बल्कि समस्याएं पैदा हुई, जबकि केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है देश का विकास हो रहा है। बीजेपी इस संकल्प यात्रा के जरिए लोगों से सुझाव लेगी और उन्हीं सुझावों के आधार पर भविष्य के विकास कार्य किए जाएंगे। देश भर में संकल्प यात्रा के तहत 350 रथ होंगे, जिनमें से 5 रथ हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इसके अलावा देश भर की 7000 सुझाव पेटियां देश भर में रखी जाएंगी, जिसमें लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। ये रथ सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस संकल्प यात्रा के जरिए लगभग 10 करोड़ लोगों के सुझाव आने की उम्मीद भी है। इसी आधार पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र आएंगे और हरियाणा में चुनावी संग्राम का शंखनाद करेंगे। अभी तक मन की बात ये प्रधानमंत्री जी की ओर से कार्यक्रम आता था, ऐसा माना जाता था कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात है। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम रखा है भारत के मन की बात मोदी के साथ, यानी लोगों के मन की बात। इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 करोड़ लोगों के सुझाव, उनके मन की बात, ये एक प्रकार से आएगी और उसी अनुसार अगले आने वाले समय में लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, नए सुझाव क्या देते हैं। रचनात्मक कामों में सोचने के लिए बहुत से लोग अच्छा प्रकार सोचते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर टॉप पर जो व्यक्ति बैठा है या कहीं शासन करने वाले जो ऊपर लोग हैं वही अच्छा सोचते हैं। सामान्य जन, आम आदमी भी अच्छा सोच सकता है। भारत के मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत भले ही कल दिल्ली से हुई हो, लेकिन आज हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो गई है। करीब 5 रथ जो है वो हरियाणा के लिए दिए गए हैं, जिनको आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में इनको हरी झंडी दिखाई है। और अब ये पूरे जो रथ हैं ये एक एक करके सभी लोकसभाओं में जाएंगे। 10 लोकसभा है हरियाणा की, जिनमें की एक जो रथ है वो 2 लोकसभाओं को कवर करेगा। और इस दौरान जो लोग हैं उनके न सिर्फ सुझाव लिए जाएंगे बल्कि उनसे जो उनके सुझाव हैं उन सुझावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। और इसका सीधा सा उद्देश्य यही बताया जा रहा भाजपा की तरफ से कि जो सुझाव उनको मिलेंगे उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको शामिल किया जाएगा। जो अच्छे सुझाव होंगे उनको कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो अपने आने वाले चुनाव में अपने एजेंडे में शामिल करेगी। और एक तरह से अब तक जो मन की बात प्रधानमंत्री खुद करते थे, अब उसी मन की बात के तहत जो भारत के मन की बात मोदी के साथ जो नाम दिया गया है, उसका सीधा मकसद ये है कि जो लोग हैं वो अपने मन की बात अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाएं। इसी मकसद से इसकी शुरुआत की गई है। और सीधे तौर पर हम कहें तो आज हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो गई है और ये 5 रथ अब आने वाले समय में सभी 10 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। कैमरामैन अशोक के साथ रणवीर शर्मा, न्यूज 18 हरियाणा, गुरुग्राम। कुल मिलाकर हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और यह भी साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव अपने वक्त पर ही होंगे। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने की अटकलों पर विराम लग गया है। यानी पार्टी अब अपना पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर करना चाहती है और इसके लिए पूरा रोड मैप भी तैयार किया गया है। हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। हरियाणा बीजेपी ने दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने के सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। जब तक कोई बात आती नहीं है, इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है, जिसको आपने इतना बड़ा माहौल बना दिया जैसे कि कल ही भंग हो जाएगी और एक साथ चुनाव हो जाएंगे। ऐसा सब समय, हाँ, अलग अलग चुनाव। जींद उपचुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद से सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अब हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे। रविवार को दिल्ली में हुई हरियाणा बीजेपी की बैठक के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। अब जब हरियाणा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव समय पर करवाने का फैसला ले लिया है,
तब पार्टी ने अपना ध्यान लोकसभा चुनावों पर केंद्रित कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के मिशन 2019 के लिए कमर कसते हुए सोमवार को गुरुग्राम से संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की इस संकल्प यात्रा में 5 रथ शामिल हैं, जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में जाएंगे और पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे। हर रथ को 2 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी इस संकल्प यात्रा के बाद अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। तो आज से सब प्रदेशों में ये रथ चले जाएंगे दूरी के हिसाब से, जो कि हरियाणा हमारा बहुत निकट है, तो हमको मौका मिल गया कि कल केंद्र से दिल्ली से शुरू हुआ, आज ही हमको ये रथ मिल गए हैं और आज से हरियाणा की इसकी सारी योजना, सारे रूट्स तय हो जाएंगे। 2-2 लोकसभा पर एक रथ ये जाएगा, इसके इंचार्ज तय होंगे, आगे सब कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके ऊपर एक LED स्क्रीन भी लगा है ताकि हम अपनी उपलब्धियों को उस LED स्क्रीन के माध्यम से बता सकें, आगे की योजनाओं के माध्यम से बता सकें। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 7 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी इस बार भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हरियाणा बीजेपी क्लस्टर बैठकें आयोजित करने जा रही है। पहली क्लस्टर बैठक 10 फरवरी को होगी, जिसमें गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे क्लस्टर में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र हैं और इसकी बैठक 16 फरवरी को होगी। तीसरे क्लस्टर में सिरसा, हिसार और रोहतक लोकसभा क्षेत्र हैं। इसकी बैठक 27 फरवरी को होगी। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी 26 फरवरी को प्रदेश भर में केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के घर जाकर दीप प्रज्वलित कर कमल ज्योति अभियान चलाएगी। इसके बाद 2 मार्च को सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी और गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जींद से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी साथ मौजूद रहे। संसद भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण मिड्ढा को जींद उपचुनाव में जीत की बधाई दी। गौरतलब है कि बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा ने जींद उपचुनाव में जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को लगभग 13,000 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला तीसरे नंबर पर रहे थे। जींद उपचुनाव में जीत के बाद सीएम मनोहर लाल और कृष्ण मिड्ढा दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड्ढा को जींद चुनाव में जीत की बधाई दी। उधर रेवाड़ी के मनेठी गांव में आखिरकार एम्स की सौगात मिल ही गई। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बजट सत्र के दौरान हरियाणा को एक एम्स देने की घोषणा की तो प्रदेश में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी का एक तबका इसका श्रेय मुख्यमंत्री को दे रहा है, दूसरा तबका इसे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों का नतीजा बता रहा है। रेवाड़ी के मनेठी गांव में एम्स बनाए जाने का मुद्दा बीजेपी सरकार के गले की फांस बना हुआ था। इलाके के लोग लगातार बीजेपी सरकार को कोस रहे थे और साथ ही स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर एम्स के लिए पैरवी न करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब केंद्रीय बजट में एम्स की घोषणा के बाद श्रेय लेने की होड़ मच चुकी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थित बावल विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जनसभाओं में जाकर कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा के नेता राव इंद्रजीत सिंह ही हैं और उन्हीं के प्रयासों की वजह से एम्स मिला है। हमारे देखो दक्षिण हरियाणा के तो नेता वही हैं। अगर कोई भी काम होता है तो उनके भाई हमारे कप्तान तो वही हैं, कप्तान को ही चले जाता है। तो हम राव साहब को पूरा अपना देते हैं धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। उधर रेवाड़ी से विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास एम्स लाने का सारा श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दे रहे हैं। कापड़ीवास का कहना है कि दक्षिण हरियाणा के 11 विधायकों और जनता के सहयोग से एम्स मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ही घोषणा की थी
और उन्होंने ही घोषणा को पूरा करवाया। वो ये कोशिश करते हैं कि जो मैं घोषणा करूं वो पूरी करूं, और उन्होंने ये घोषणा जो की अपनी पूरी करके दिखाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2015 में बावल में रैली करके मनेठी में एम्स खोले जाने की घोषणा की थी। घोषणा पर काम नहीं हुआ तो इलाके के लोग 2 अक्टूबर 2018 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस धरने का राजनीतिक फायदा लेने के लिए विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे। ऐसे में बीजेपी के लिए एम्स की घोषणा बेहद जरूरी हो गई थी, और अब जब घोषणा हो गई है तो पार्टी के अंदर इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो बीजेपी में जहां श्रेय लेने की होड़ लगी है तो वहीं कांग्रेस में इन दिनों भीतरघात की चर्चा है, और भीतरघात का घाव झेल रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। जींद उपचुनाव में हार के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में थे, जहां वो भीतरघात करने वाले नेताओं पर जमकर बरसे। सुरजेवाला ने कहा कि किसी नेता ने जींद उपचुनाव में क्या भूमिका निभाई है, इसका विश्लेषण होना चाहिए। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जिसने कांग्रेस में रहते हुए गद्दारी की वो दोबारा सत्ता में नहीं लौटा। अब सुरजेवाला का निशाना किसकी तरफ था ये शायद सब जानते हैं, लेकिन सुरजेवाला का इशारा किसकी तरफ है इसकी जांच की बात सुरजेवाला कह रहे हैं। लेकिन जींद में करारी हार के बाद घाव का दर्द जुबां पर जरूर आ गया है। कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी। देखिए, जैसा मैंने कहा, चुनाव में किसकी क्या भूमिका रही इसका विश्लेषण पार्टी को करना चाहिए, और वो करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक बात जानता हूं, जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। 1993 से आज तक ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब ये उनको अंतर्मंथन करना होगा, जो कांग्रेस पार्टी जो मां के समान है, जो अपनी मां से बेईमानी कर रहे थे। दरअसल जींद उपचुनाव में भीतरघात को लेकर कांग्रेस में अब घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सभी नेता जींद उपचुनाव में एकजुटता का राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। जींद में जहां तक मैंने देखा, कांग्रेस जिन्होंने कांग्रेस नेताओं ने, कार्यकर्ता ने एकजुटता से एकजुटता का चेहरा वहां पे कांग्रेस का दिखाई दिया। जहां तक मैंने दिखाई दिया, हाँ बिल्कुल, जहां तक मैंने देखा मेरे को एकजुटता दिखाई दी जींद के अंदर, कि कांग्रेस पूरी एकजुटता। अगर उनको कुछ लगा है तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन सबने मिलकर काम किया है वहाँ पर। अगर उनको कुछ लगा है तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन सबने मिलकर काम किया है वहां पर। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धरना लगातार जारी है। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में लपेटे में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी आ गए हैं। रविवार को सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सीबीआई की टीम को बीच में ही रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और सीएम ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर बरसी और धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी को विरोधियों का समर्थन मिल रहा है और बीजेपी का कहना है कि सीबीआई की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। इस पूरे मामले पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर कल सुनवाई होगी। राज्यपाल ने डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अनिल विज ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को ताड़का बता दिया और कहा कि ममता बनर्जी ताड़का बनकर बीजेपी के राष्ट्रीय भक्ति के यज्ञ में व्यवधान डाल रही हैं। विज ने कहा कि बचपन में हम रामलीला में देखते थे कि ताड़का ऋषि मुनियों के यज्ञ में व्यवधान डालती थी, उसी तरह ममता बनर्जी ताड़का बनकर बीजेपी के कार्यक्रमों में व्यवधान डाल रही हैं। कभी अमित शाह की रथ यात्रा का प्रतिबंध लगाकर तो कभी बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाजत न देकर। उधर कुमारी शैलजा ने अनिल विज के ट्वीट पर निशाना साधा और कहा कि जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता उनकी मानसिकता और विचारधारा समझी जा सकती है। देखो, ये तो अब किसके क्या बयान पर हम टिप्पणी करें। जिनकी लेडीज के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि किस विचारधारा के लोग हैं ये और क्या उनकी अपनी संस्कृति है, ये आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल की सीएम कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। पता नहीं, आ जाओ तुम।
का सिस्टम होता है उसमें दखलंदाजी की है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तो निश्चित रूप से संविधान की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने स्वतंत्र पता नहीं आज हो तुम करने का सिस्टम होता है उसमें दखलंदाजी की है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तो निश्चित रूप से